Hello dear learners of class 12 English literature. Greetings, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. We welcome you to our lecture number 1 based on poem number 3, that is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, that is taken from the NCERT class 12 English textbook Flamingo. Students, in this Hindi version lecture you will come to know in detail about the poem Keeping Quiet, and there will be a line by line explanation in Hindi. Now let's begin. कीपिंग क्वाइट पोएम पैब्लो नेरूडा ने 1904 में लिखी और ये 1973 में एक्सपायर हो गए। उनका जो पेन नेम था वो नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बेसोल्टो था। अब ये पेन नेम क्या होता है? ये पेन नेम वह नेम होता है जिस नाम से कोई भी पोएट अपनी पोएट्री करता है या कोई भी कवि अपनी पोएम लिखता है। इनका जो नाम है पेन नेम वो बहुत छोटा सा है और बहुत आसान है, पैब्लो नेरूडा, जबकि इनका जो रियल नेम है वह है नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बेसोल्टो। तो ये आपको नेम याद कर लेना है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। और अब नए पैटर्न जो कि यूपी बोर्ड में लागू हुआ है एनसीईआरटी की बेस पर, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जगह अब एक्सट्रैक्ट्स आने हैं और इन एक्सट्रैक्ट्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप सीन पैसेज, एक्सट्रैक्ट्स या कॉम्प्रीहेंशन कह सकते हैं। तो हमें पोएम एक नॉलेज इस तरह से लेनी है पोएम की कि हम हर सवाल का जवाब दे सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में। नेरूडा की जो पोएम होती हैं वो बहुत ही ईजिली अंडरस्टूड होती हैं, ईजिली समझ में आ जाती हैं। वो एक इमेज क्रिएट करते हैं और बहुत ही सादगी के साथ अपनी बात को कह देते हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला और स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए उसी पर्सन को मिलता है जो सोसाइटी को जोड़ने की बात करता है, जो साहित्य और लिटरेचर के ज़रिए के माध्यम से समाज को जोड़ता है। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस पोएम में जो पैब्लो नेरूडा हैं वह अपने अंदर चिंतन करने पर जोर देते हैं। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स, इज अ थिंकिंग that makes us realize what we are going to do, what we are doing and what will be the impact and results of it। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे किसी भी काम को करने का दूसरे पर क्या असर पड़ेगा, और अगर हम दूरदर्शिता से सोचें तो जो भी आज हम काम कर रहे हैं आने वाले समय पर इसका क्या असर पड़ना है, यह सारा प्रभाव हमारी दूरदर्शिता को जाहिर करने वाला होता है। और पैब्लो नेरूडा इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो भी हम आज कर रहे हैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करें। तो ये जो इंट्रोस्पेक्ट नाम का यहाँ पर वर्ड आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये वर्ड याद कर लेना है। तो पैब्लो नेरूडा नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं पर हम ध्यान दें कि इसके असर कहाँ कहाँ जाते हैं और इसके रिजल्ट्स क्या क्या आने वाले हैं, इस पर पैब्लो नेरूडा बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और कीपिंग क्वाइट पूरी तरह से इसी मुद्दे पर आधारित पोएम है, तो हम इसको थीम भी कह सकते हैं। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि इस बात को हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएं, आपस में बैठ करके एक दूसरे को समझने वाली बात बनाएं अमंग ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए आपस में। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि हम सब आपस में बैठें, सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें कि आजकल जो हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे तौर तरीके हैं, क्या वह हमें लाइफ में आगे सर्वाइवल देने वाले हैं या डिस्ट्रक्शन देने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं या आबाद करने वाले हैं। तो इस पूरी सोच को मद्देनजर रखते हुए ये पोएम आगे चलती है जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट। इस पोएम में पोएट कहते हैं कि आज की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही हरीड एंड वरीड है, बहुत जल्दबाजी वाली है, हर आदमी जल्दबाजी में है, चारों तरफ डिसऑर्डर मचा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में केओस कह सकते हैं, और ट्रबल फैली हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपनी ज़िंदगी को सर्वाइवल दे सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर शांति स्थापित कर सकते हैं, इस सब के लिए थोड़ी देर ठहर जाना और अपने कर्मों पर गौर करना, जिसे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। साथ साथ पोएट ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जब हम खाली हाथ होकर बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है
कि ज़िंदगी का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना है, बल्कि उन नेगेटिव एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देना है जिससे हमारी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। आइए शुरू करते हैं स्टैंजा 1 से, और आपको ये धीमे धीमे समझ में आता जाएगा कि पोएट क्या कहते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वील ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल शांत रहेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही लाइन हम पढ़ते हैं हमारे सामने एक बात आती है कि आखिर 12 क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 12 है घड़ी के वो 12 डिजिट्स हैं जो 12 घंटे को दर्शाते हैं, और ये 12 घंटे आपका एक दिन होता है, ठीक है। और इसको कुछ जो राइटर्स हैं वो ये भी कहते हैं ये साल के 12 महीने हैं। लेकिन जब हम किसी छोटी यूनिट को पूरा करते हैं तो छोटी यूनिट से एक बड़ी यूनिट बनती है, तो हम इसको 12 महीने वाली बात नहीं बल्कि 12 घंटे वाली बात पर आते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब निकलता है कि पोएट कहते हैं कि अब हम जब तक हम 12 गिने हम शांत रहें, और हम कीप स्टिल, स्टिल का मतलब है कि हम कोई काम ना करें, थोड़ी देर के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को रोक दें। एक्चुअल में पोएट का मानना यह है कि हर आदमी बहुत जल्दबाजी में लगा हुआ है, बहुत ही जल्दी सक्सेस होना चाहता है, शॉर्टकट मार रहा है, और इतनी जल्दबाजी में है कि उसे अपने अच्छे बुरे का भी पता नहीं है। तो वो कहता है कि जब ऐसी जो केओस और डिसऑर्डर चारों तरफ फैला हुआ हो तो ऐसे समय में थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और ये थोड़ी देर का मतलब है, पोएट कहते हैं जब तक कि 12 गिने आप जब तक रुक जाएं और हम इतनी देर तक स्टिल रहें। तो यहाँ पर स्टिल रहने का मतलब है उन सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ देना जो कि डिस्ट्रैक्शन फैला रही हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी एक्टिविटीज़ डिस्ट्रैक्शन फैला रही हैं? तो जब हम थोड़ी देर के लिए खाली होकर बैठेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हमें सही और गलत का पता चलता है, और जब हम केवल काम और काम में लगे रहते हैं तो हमारा माइंड इस दिशा में सोचना बंद कर देता है। इसलिए पोएट ने सजेशन दिया कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं और शांत होकर के बैठें, और शांत होकर बैठने पर हम जान पाएंगे कि कैसे हम जिंदगी के सर्वाइवल को हासिल कर सकते हैं। ये जितनी बातें हमने आपको बताई ये इन लाइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हैं। इसका सीधे सीधे आप अर्थ देखें तो दिखाई नहीं देता, इसके शब्दार्थ से मैच नहीं करता, लेकिन इसके भावार्थ में है। दैट यू कैन से इट इज़ रिलेटेड टू इट्स सेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपकी 2 लाइंस यहाँ पर पूरी हुई। इस स्टैंजा में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार हम इस अर्थ के फेस पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में ना बोलें। फेस ऑफ द अर्थ का मतलब है कि अर्थ के किसी भी पार्ट में, अर्थ के किसी भी कंट्री में, कंट्री के किसी भी जगह पर, कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं फेस ऑफ द अर्थ मीन्स एवरीवेयर। फॉर वंस, एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम बात नहीं करें किसी भी लैंग्वेज में। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए हम रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने बाजुओं को मूव करना रोक दें। तो यहाँ पर पोएट ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हमें डिस्ट्रक्शन को रोकना है, अगर हमें सर्वाइवल देना है, अगर हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स क्रिएट करनी है, तो हमें कुछ देर के लिए काम छोड़ करके अपने जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, उस पर मनन करना पड़ेगा कि वह क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि पोएट कहते हैं कि जब तक मैं 12 गिनूं, जब तक आप जो है बिल्कुल शांत हो जाएं और पृथ्वी की हर जगह पर किसी भी भाषा में ना बोलें, क्योंकि बोलने से झगड़े पैदा होते हैं, बोलने से विवाद पैदा होते हैं, बोलने से कार्य रुकना संभव नहीं होता। इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में ना बोलें। तो यहाँ पर 2 मतलब निकलते हैं। एक तो हम वर्ल्ड के किसी भी कंट्री की किसी भी लैंग्वेज में ना बोलें, इसका मतलब है कि पूरे संसार में एक कुछ देर के लिए शांति व्याप्त हो। दूसरा ऐसा हो सकता है कि हम ना कोई इशारा करें, किसी भी तरह से कम्युनिकेट ना करें, थोड़ा शांत हों। शांत होंगे तो हम बोलेंगे नहीं तो हम अपने काम को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। और हम कुछ सेकेंड्स के लिए तो रुकें और हम अपने आर्म्स को, यहाँ पर आर्म्स का मतलब बाजू से है, उनको घुमाना रोकें।
तो यहाँ पर जो बाजुओं की बात की गई है, इन बाजुओं का मतलब है कि हमारे जो बाजू हैं ये हमें हमेशा काम में लगाए रहते हैं। और जब हम अपने बाजुओं को रोकेंगे, अगर हम कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, हम कोई मजदूर मिस्त्री हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम कोई लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब अपने बाजुओं को काम में लेते हैं। जब हम अपने आर्म्स को, मूवमेंट को रोकेंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। ये कहना चाहते हैं राइटर इस लाइन से। तो ये स्टैंजा हमारा पहला क्लियर हुआ। अब इस स्टैंजा के अंदर हम ये देखते हैं कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इस स्टैंजा से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट 12? पोएट हमसे 12 काउंट करने के लिए क्यों कहते हैं? तो आपका आंसर होगा, देयर आर ओनली 12 आवर्स साइंस ऑन द क्लॉक टू मेजर आवर्स, देयरफॉर ही आस्क अस टू काउंट टिल द क्लॉक मेजर्स दोज आवर्स। इसी तरह से आपसे दूसरा क्वेश्चन किया जा सकता है इस स्टैंजा पर, व्हाई डज ही आस्क अस टू कीप स्टिल? वे हमसे क्यों कहना चाहते हैं कि हम स्टिल हो जाएं? तो इसका आंसर होगा, टू मच रश एंड एक्टिविटी हैज ओनली ब्रॉट मिसफॉर्च्यून्स टू मैनकाइंड, हेंस इट इज बेटर टू बी क्वाइट एंड स्टिल। तो अगर आप हिंदी में समझें तो कहेंगे चारों तरफ बहुत जल्दबाजी फैली हुई है और हर आदमी जल्दबाजी में है। जल्दबाजी की वजह से अपने स्वार्थ के लिए वह लगातार काम में लगा रहता है। तो जब तक वह स्टिल और शांत नहीं होगा, जब तक वह अपने गलत काम पर अच्छे से निगाह नहीं डाल पाएगा, इसलिए वह स्टिल होने को कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज सेज नेरूडा एंड व्हाई? पैब्लो नेरूडा क्यों कहते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें? तो इसका आंसर इंग्लिश में होगा, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड नीड्स एक्सेस टू फाइट अमंग देमसेल्व्स, लेट देम कीप क्वाइट एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, दे मे नॉट इंडल्ज इन एनी रीजनिंग डिस्प्यूट्स एंड क्वेरल्स अमंग देमसेल्व्स। अगर आप हिंदी में इसका आंसर जानें कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें, ऐसा नेरूडा क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब बनेगा, पैब्लो नेरूडा कहते हैं कि किसी भी झगड़े की जड़ सवाल करना, जवाब देना और लगातार बात करते रहना होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मौन व्रत रखते हैं तो बहुत सारे विवाद सुलझ जाते हैं और हम अपने कर्म को रीजनिंग के साथ, तर्क शक्ति के साथ यह जांच पाते हैं कि क्या वास्तव में जो हम शब्द बोल रहे हैं किसी आक्रामक आक्रोश या जुनून या जोश की वजह से वह गलत तो नहीं है। इसके अंदर एक नया क्वेश्चन बनता है, व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर ए सेकेंड? पोएट क्या चाहते हैं कि हम एक सेकंड क्या ना करें? तो पोएट चाहते हैं कि एक सेकंड के लिए हम अपने आर्म्स को मूव ना करें, हम अपनी एक्टिविटीज को रोक दें। तो यहाँ पर हाथ हिलाना रोकने का जो मीनिंग निकल कर आता है, वह मीनिंग निकल करके आता है कि हम कुछ समय के लिए अपने कार्य को रोक दें, और जब हम रोकेंगे तो हम खाली होंगे, और जब हम खाली होंगे तभी हम अपने कर्मों पर अच्छे से विचार कर पाएंगे। तो इसमें आपसे मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कहा गया कि पैसेज से मीनिंग निकालिए, से नंबर, मोशनलेस एंड सरफेस। तो यहाँ पर से नंबर का जो मीनिंग निकल करके आएगा उसका मतलब आएगा काउंट, और मोशनलेस का आप यहाँ से देखेंगे कि स्टिल, ठीक है। और इसके बाद सरफेस, तो सरफेस का मीनिंग होगा फेस। तो आपको यहाँ पर जैसे आर्म्स है तो आर्म्स का मतलब होगा कि बीइंग एंगेज्ड। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 12, तो 12 का मतलब होगा 12 आवर्स। तो इस तरह से आपको मीनिंग इसके अच्छी तरह से समझ लेने हैं। इसके साथ इस पर एक क्वेश्चन आता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज इन सम सर्टेन लाइन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी लाइन में कौन सी पार्ट्स फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है और क्यों। देखिए पहली लाइन में वी विल काउंट 12, तो इसके अंदर WW 2 बार आया है। जब कॉन्सोनेंट साउंड्स किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में एक के बाद एक बार बार आता है तो वहाँ पर अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है, या अलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होती है। जैसे हिंदी में चारू चंद्र की चंचल किरणें वाला जो आपका अलंकार है उसमें चे आता है, इसी तरह से WW आया, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन होगा। इसके बाद यहाँ पर आया वी ऑल कीप स्टिल, वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब बिल्कुल शांत रहेंगे। तो इस लाइन के अंदर एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच होगा। एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जहां पर आप
काउंट भी कर रहे हैं 12 तक और पोएट कह रहे हैं कि हम शांत रहेंगे, तो दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आप काम भी कर रहे हैं और शांत की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच होता है। इससे अलग पहली 2 लाइंस के अंदर एंजैममेंट भी यूज किया गया है। एंजैममेंट क्या होता है? ENJAMENT, एंजैममेंट, और एंटीथेसिस की स्पेलिंग है ANTITHESIS। तो यहाँ पर जो एंजैममेंट है, एंजैममेंट वह पोएटिक डिवाइस होती है जो मान लीजिए कि स्टैंजा की कोई लाइन चल रही है और उस लाइन के जस्ट आफ्टर कोई दूसरी या तीसरी या जितनी भी लाइंस आई हैं और उन लाइंस में कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो उनके अंदर एंजैममेंट होता है। तो आपने देखा, नाउ विल काउंट टू 12 एंड वी विल मेक ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम बिल्कुल शांत रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहली 2 लाइंस में कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क इन द एंड या इन मिड कहीं नहीं आया। तो ऐसी लाइंस को, जो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस होती हैं जिनमें कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आता, वहां पर एंजैममेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच भी है। एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा वह फिगर ऑफ स्पीच होती है जब हमारी जो लाइंस हैं जब बिगिन हो तो उसमें सेम वर्ड्स आए, जैसे कि लेट्स एंड लेट्स। तो दोनों में लेट्स लेट्स एक ही वर्ड 2 बार आया है, तो सेम वर्ड से कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के बिगिन होने पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस होती है। तो हमारी यहाँ पर जो 4th और 5th लाइन है उसके अंदर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है और किस रीजन पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड आगे हम जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करने वाले हैं, और आपकी जितनी रिक्वायर्ड फिगर ऑफ स्पीच हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं या पोएटिक डिवाइसेस हैं, उस पर आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएंगी। कुछ फिगर ऑफ स्पीच की जो वीडियो हमने बनाई हैं वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से समझ सकते हैं, और जल्दी ही ये लेक्चर्स आपके लिए बना दिए जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, केवल फर्स्ट स्टैंजा ही टीच किया गया है। अगली वीडियो में आप हमारे दूसरे स्टैंजाज देखिएगा, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और इम्प्रूव करते रहिए अपना लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, वोकेबलरी, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। So students, see you soon. Thanks for being with us. Thanks a lot.